हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो में हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के प्रश्नावली के अति लघु उत्तरीय प्रश्न को आज देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि चुंबक के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय अक्ष कहते हैं। जो चुंबक में आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, उन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चुंबक के सिरों के निकट का वह बिंदु जहां चुंबकीय का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ध्रुव कहते हैं। ध्रुव के पास ही ना चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है जी। चलिए आकर्षण बल अधिक वहीं पे होता है, चलिए ध्रुव कहते हैं। इसका आंसर ध्रुव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, क्या दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं काट सकती। इसका आंसर हो जाएगा नहीं, कभी भी नहीं काटती हैं। 4 नंबर देखिए कह रहा है चुंबक के निकट लाने पर दिक सूचक दिशा सूचक की सुई जो होती है वह विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है। आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण। चुंबकीय क्षेत्र के कारण वह क्या हो जाती है? सुई विक्षेपित हो जाती है। 5 नंबर कह रहा है कि ऑरेस्टेड के प्रयोग में चुंबकीय सुई के विचलन की दिशा किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो दो बातों पर निर्भर करती है। पहली क्या? धारा की दिशा पर। धारा की दिशा क्या है उस पर निर्भर करती है। और दूसरा किस पर निर्भर करता है कि चुंबकीय सुई चुंबकीय सुई चुंबकीय सुई धारावाही तार के ऊपर है या नीचे, इस पर भी निर्भर करती है। ठीक है, ऊपर है, धारावाही तार के ऊपर है या नीचे है, उस पर भी सुई का विचलन निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, परिनालिका किसे कहते हैं? तो लिख सकते हैं कि जब एक लंबे विद्युत रोधी चालक तार को सर्पिल रूप में इस प्रकार लपेटा जाए कि तार के फेरे एक दूसरे से अलग परंतु अगल बगल हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को परिनालिका कहा जाता है। तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्रोड किसे कहा जाता है? तो लिख सकते हैं परिनालिका में रखे गए नरम लोहे के छड़ को क्रोड कहा जाता है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोत की सूची बनाइए। तो 3 स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला तो हो जाएगा आपका अस्थाई चुंबक, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका अस्थाई चुंबक यानी कि विद्युत चुंबक कह सकते हैं। ऐसे भी इसे विद्युत चुंबक भी कह सकते हैं, विद्युत चुंबक। और तीसरा हो जाएगा धारावाही तार। तीनों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? ठीक है, क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम? तो हम लोग जानते हैं कि जब विद्युत धारा की जो दिशा हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तब बल अधिक आरोपित होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 9 नंबर का आंसर यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो तो बल जो होगा अधिकतम लगेगा। अगला कह रहा है 10 नंबर कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में मैंने आप लोगों को याद है, मैंने बताया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये फिगर आपको याद ही होगा कि हम लोग एक बंद तांबे के तार का लूप ले लिए और इसमें या क्या लिए, एक बार मैग्नेट ले लिए। इन दोनों में अपेक्षिक गति कराते हैं
है ना, एक दूसरे से दूर ले जाते हैं तो इसमें धारा उत्पन्न होती है, और इसके द्वारा जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको प्रेरित धारा कहते हैं, और प्रक्रिया को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी चुंबक और तार के या चालक के बंद लूप में आपेक्षिक गति कराकर धारा उत्पन्न की जाती है, हम लोग ऐसे इसे लिख सकते हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत मोटर का उपयोग करने वाली बहुत सारी युक्तियां हो जाएंगी, ठीक है। तो विद्युत मोटर आपके पंखे में लगा होता है, विद्युत पंखे में लगा होता है, विद्युत पंखा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आपका कूलर हो जाएगा, मैंने तो आपको बता रखा था, कूलर हो जाएगा, वॉशिंग मशीन हो जाएगा, वॉशिंग मशीन में भी तो घूर्णन करने के लिए लगा होता है ना जी, मशीन हो जाएगा, मोटर हो जाएगा, है ना, जिसे पानी भरा जाता है, मोटर हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, कंप्यूटर में भी तो पंखा लगा रहता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे उपकरण, बहुत सारे, रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, MP3 प्लेयर हो जाएगा, आपका लैपटॉप हो जाएगा, ये तो कंप्यूटर में ही आ गया। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, आपको पता ही है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पे, है ना, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के सिद्धांत पर। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, इसी सिद्धांत पे, वाम हस्त नियम के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। चलिए अगला कह रहा है विद्युत जनित्र क्या है। तो विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है जी, वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। लिख सकते हैं कि विद्युत जनित्र एक ऐसा या एक ऐसी युक्ति है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए क्या कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। तो विद्युत जनित्र जो है ना, दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। पहला सिद्धांत है उसका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसके कारण धारा उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। और उसमें जो धारा की दिशा होती है ना, धारा की दिशा वह किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पे, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के सिद्धांत पर, इन दो सिद्धांतों पे कार्य करती है। यानी कि यह जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है विद्युत जनित, लेकिन उसमें जो धारा की दिशा होती है वो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, इन दोनों के मिला जुला सिद्धांत पे ये कार्य करता है। विद्युत जनित्र का क्या उपयोग है, जनरेटर का क्या उपयोग, हम लोग बहुत सारा इसका उपयोग जानते हैं। तो उपयोग की बात करें तो घरों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, व्यावसायिक रूप से भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हम लोग लिख सकते हैं कि विद्युत जनित्र का उपयोग घरों एवं व्यावसायिक
स्थानों पर या व्यावसायिक स्थानों में विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए करते हैं। विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए करते हैं। चलाने के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 16। डिस्च धारा के कुछ स्रोत के नाम लिखिए। तो डिस्च धारा किसके अंदर होगा? आपका सेल हो जाएगा। सेल के अंदर होता है, शुष्क सेल जो होता है ना। सेल हो गया। सेल कई प्रकार के होते हैं। आपका शुष्क सेल होता है, ड्राई सेल जिसे कहा जाता है, जब हम लोग घड़ी वगैरह में लगाते हैं, है ना, दीवार घड़ी वगैरह में। आपका बटन सेल होता है, बटन सेल होता है जो हम लोग हाथ वाली घड़ी वगैरह में यूज करते हैं या लेजर लाइट वाली टॉर्च में यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, और क्या होता है सेल के साथ? आपकी बैटरी हो गई, बैटरी होगी। बैटरी भी कई प्रकार की होती है ना। आपका लेड बैटरी होता है, ड्राई बैटरी भी इसमें आता है, कई तरह की हो सकती है। अच्छा, और आपका दिष्ट धारा जनित होगा जिसे डायनेमो कहते हैं, इसमें भी होता है। ठीक है, तो यही हो जाएंगे दिष्ट धारा के कुछ स्रोत। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला स्रोत का नाम लिखिए। तो प्रत्यावर्ती धारा कौन उत्पन्न करता है जी? तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला बहुत सारा संयंत्र होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाला बहुत सारा हम लोग संयंत्र देखेंगे अगले चैप्टर में। उन संयंत्रों के नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना। थर्मल पावर प्लांट लगता है, थर्मल पावर प्लांट, वहां पर जो विद्युत आपूर्ति, विद्युत उत्पन्न होता है वो प्रत्यावर्ती धारा ही होता है। और क्या हो सकता है थर्मल पावर प्लांट के अलावा? आपका ये जो होता है जलीय पावर प्लांट, जलीय विद्युत संयंत्र, ऐसे लिख सकते हैं। और क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, कई सारे होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, तो ऐसे कई सारे हो सकते हैं, सबके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है विद्युन्मय, उदासीन तथा भूतार के विद्युत रोधी आवरण समानता किन किन रंगों का होता है? तो जो विद्युन्मय होता है उस पर लाल रंग का होता है विद्युत रोधी आवरण, उदासीन जो होता है उस पर काला रंग का होता है, और भूतार जो होता है उस पर हरा रंग का होता है, सामान्यतः हरा रंग का होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? तो जब चालक तार क्षतिग्रस्त या नष्ट होकर आपस में संपर्क में आ जाते हैं, तब वो क्या हो जाता है? लघु पतन उसमें हो जाता है। क्योंकि जब उसके ऊपर जो विद्युत रोधी कवर चढ़ी होती है ना, वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, हट जाती है, जिसके कारण वो दोनों आपस में संपर्क में आते हैं। तो इसके डीपली मैंने आपको पढ़ा रखा है, लघु पतन कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब बता रखा है। मतलब वो तार संपर्क में आ जाएंगी और इसके कारण से होता है, ऊपर क्षतिग्रस्त होकर वो संपर्क में आ जाते हैं तार, इसके कारण होता है। यानी कह सकते हैं कि जब चालक तार के आवरण क्षतिग्रस्त होकर तार संपर्क में आ जाते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। भू संपर्क तार का क्या कार्य है? तो देखिए भू संपर्क तार का कार्य क्या है कि जब कोई उपकरण लगा हो और उपकरण के आवरण से वो भू तार कनेक्ट रहता है। एक्चुअल में क्या होगा, जब धारा इसमें आ जाएगी तो क्या होगा, वो सीधे क्या हो जाएगा, भू तार से कनेक्ट रहेगा और वो धीरे यहाँ से धारा जो प्रवाहित होने लगी वाली होगी वो क्या सीधे धरती में चली जाएगी और हमें झटका महसूस नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कि किसी विद्युत क्षरण
यानी कहने का मतलब कि किसी तरह से वो तार संपर्क में आया या कोई प्रॉब्लम हो, डिवाइस में कोई प्रॉब्लम हो, कोई उपकरण में प्रॉब्लम हो, तो क्षरण होने की अवस्था पर साधित का विभव यानी डिवाइस का विभव भूमि के, साधित की जगह पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, वहां पे हम लोग कोई युक्ति लिख सकते हैं। युक्ति का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप साधित का उपयोग, या युक्ति लिख सकते हैं यहाँ पे, साधित मतलब युक्ति कोई डिवाइस, उपयोग करने वाले व्यक्ति को तीव्र विद्युत झटका या विद्युत आघात भी लिख सकते हैं, विद्युत आघात से सुरक्षा हो जाती है, तो बहुत बड़ा योगदान है भूतार का। अगला कह रहा है कि घरेलू कार्य के लिए व्यवहार में जाने वाली बिजली क्या है। तो घरेलू कार्य में जो मेन लाइन पावर होता है ना जी, मेन लाइन पावर होता है, और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है वह प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की होती है, ये ना होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो विद्युत उपकरण जो होते हैं ना, विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ताकि प्रतिरोध कम हो, और उसमें जो स्विच वगैरह या फ्यूज लगाए जाते हैं वो श्रेणी क्रम में उनमें जोड़े जाते हैं। ठीक है, चलिए, और भी इसके कई कारण होते हैं, जैसे समांतर क्रम में जोड़ने से बहुत सारे फायदे मैंने आपको बता ही रखा था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा मुख्य धारा में वोल्टता का अधिकतम मान जिसके लिए फ्यूज पिघल जाता है वह फ्यूज के किस गुण को निर्धारित करता है। तो फ्यूज की क्षमता को निर्धारित करता है। ठीक है, वो क्षमता होगी, जितनी उसकी क्षमता होगी उसी को निर्धारित करेगा ना, यानी कि ज्यादा वोल्टता होगी तो वो फ्यूज के तहत क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो वो किस गुण को बताता है, फ्यूज की क्षमता को। 24 नंबर में कह रहा है कि क्या मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में मुट्ठी की उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। हाँ, बिल्कुल प्रदर्शित करती है, और अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रवि का आंसर, और तीसरा चैनल है रवि का आंसर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और गूगल पे जाके, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके आप पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।